क्या हो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का एक ऐसा तरीका निकालें जिसमें हम जानबूझकर पूरी पृथ्वी के मौसम को ही हैक कर लें। जी हाँ, सुनने में ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये एक बहुत ही असल और बहुत ही साहसी आइडिया है जिसका नाम है जियो इंजीनियरिंग। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। मतलब अगर पृथ्वी का क्लाइमेट कंट्रोल, उसका थर्मोस्टेट हमारे हाथों में आ जाए तो ये एक ऐसा विचार है जो वैज्ञानिकों को एक ही साथ उत्साहित भी करता है और सच कहूं तो डराता भी है। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रकृति की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक की नकल करने की, जैसे कि एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट, या फिर ऐसे विशालकाय मशीन वाले पेड़ बनाने की जो सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लें। और नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, ये सब बहुत ही गंभीर वैज्ञानिक प्रस्ताव हैं जिन पर आज काम हो रहा है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जियो इंजीनियरिंग है क्या चीज। तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम जानबूझकर बड़े पैमाने पर धरती के क्लाइमेट सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करें। मतलब जैसे कि धरती के थर्मोस्टेट को अपने हिसाब से एडजस्ट करना, ये कंट्रोल करना कि सूरज की कितनी गर्मी अंदर आए और कैसे हम हवा में जो एक्स्ट्रा गर्मी है उसे कम करें। और ये सब क्यों? ताकि ग्लोबल वार्मिंग के असर को उल्टा जा सके। वैसे ये जो सोच है ना, ये कोई बिल्कुल नई नहीं है। पहले भी हम छोटे मोटे लेवल पर मौसम को बदलने की कोशिशें करते रहे हैं। जैसे आपने क्लाउड सीडिंग के बारे में सुना होगा, जिससे बारिश कराई जाती है। लेकिन अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। क्लाइमेट चेंज की चुनौती इतनी बड़ी हो गई है कि अब वैज्ञानिक पूरे ग्रह के लेवल पर सोचने को मजबूर हैं। अब जियो इंजीनियरिंग के जितने भी आइडियाज हैं ना, उन्हें हम मोटे तौर पर दो अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। मंजिल तो एक ही है, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग हैं। इसे समझने के लिए ना दो रास्ते सोच सकते हैं। पहला रास्ता, जिसे सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट या एसआरएम कहते हैं, वो कुछ ऐसा है जैसे हम धरती के लिए एक बहुत बड़ा छाता लगा रहे हैं। इसका काम है सूरज की थोड़ी सी गर्मी को वापस अंतरिक्ष में धकेल देना। और दूसरा रास्ता, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल या सीडीआर, वो समस्या की जड़ पर वार करता है। मतलब जो गंदगी यानी CO2 हवा में फैल चुकी है, उसे सीधे सीधे साफ करना। तो सबसे पहले बात करते हैं उस छाते वाले तरीके की, यानी एसआरएम की। यहाँ सारा का सारा फोकस इस बात पर है कि पृथ्वी तक पहुंचने वाली धूप को किसी तरह कम किया जाए। और इसका जो सबसे चर्चित आइडिया है, वो सीधे सीधे प्रकृति से ही लिया गया है। एक जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट के असर की नकल करना। आपको याद है 1991 में फिलीपींस में माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी फटा था? उससे जो सल्फर के कण निकले और वायुमंडल में फैल गए, उन्होंने अकेले ही पूरी पृथ्वी का तापमान लगभग आधा डिग्री सेल्सियस कम कर दिया था। तो आइडिया यही है कि क्यों ना हम खुद हवाई जहाज़ों या बड़े गुब्बारों से वायुमंडल की ऊपरी परत स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फर का छिड़काव कर दें। ये कण एक तरह से सूरज की रोशनी के लिए सनस्क्रीन का काम करेंगे। अच्छा, एसआरएम का एक और बहुत ही दिलचस्प आइडिया है। ये जुड़ा है हमारे सिर के ऊपर मौजूद उन विशाल रिफ्लेक्टरों से जिन्हें हम बादल कहते हैं। आइडिया यह है कि समुद्री बादलों को और ज्यादा चमकीला यानी और ज्यादा सफेद बना दिया जाए। इसके लिए खास तरह के जहाज़ों से समुद्र के ऊपर हवा में नमक वाले पानी की बारीक फुहार छिड़की जाएगी। पानी तो भाप बन जाएगा, लेकिन हवा में रह जाएंगे नमक के छोटे छोटे कण। ये कण बादलों की बूंदों को और छोटा और घना बना देते हैं और नतीजा, बादल और ज्यादा सफेद दिखने लगते हैं और एक शीशे की तरह सूरज की ज्यादा रोशनी को वापस अंतरिक्ष में फेंक देते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। ये तरीका छाता लगाने के बजाय सीधे समस्या की जड़ पर हमला करता है, यानी हवा में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड घुल चुकी है उसे ही बाहर निकालता है। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है नकली पेड़ के बारे में सोचना। ये ऐसी मशीनें हैं जो काम तो असली पेड़ों जैसा ही करती हैं, कार्बन सोखना, लेकिन उनसे हजारों गुना ज्यादा तेजी और एफिशिएंसी के साथ। इस टेक्नोलॉजी का नाम है डायरेक्ट एयर कैप्चर। इसमें होता यह है कि बड़े बड़े पंखे हवा को खींचकर एक टावर में ले जाते हैं। उस टावर के अंदर कुछ खास तरह के केमिकल होते हैं जो हवा में से सिर्फ CO2 को पकड़कर अलग कर लेते हैं। फिर इस पकड़ी हुई CO2 को पाइपलाइन के जरिए जमीन में बहुत गहराई में भेजकर हमेशा के लिए स्टोर कर दिया जाता है। CO2 को हटाने का एक और तरीका प्रकृति के ही एक प्रोसेस को सुपरचार्ज करने से जुड़ा है। इसे बायो जियो इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसमें आइडिया यह है कि समुद्र के कुछ खास हिस्सों में आयरन यानी लोहे जैसे पोषक तत्व मिला दिए जाएं।
इससे वहाँ फाइटोप्लैंक्टन, जो कि बहुत छोटे छोटे समुद्री पौधे होते हैं, उनकी आबादी में एक तरह का विस्फोट हो जाएगा। ये पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन सोखते हैं और फिर जब ये मरते हैं तो अपने अंदर जमा किए हुए कार्बन को लेकर समुद्र की गहराइयों में डूब जाते हैं, जहां वो हजारों सालों तक कैद रहता है। इसी तरह का एक और तरीका है बायोचार। इसमें खेती किसानी के कचरे को बिना ऑक्सीजन के गर्म करके एक खास तरह का चारकोल बनाया जाता है। ये चारकोल कार्बन से भरपूर होता है और जब इसे मिट्टी में मिलाया जाता है तो ये हजारों साल तक उस कार्बन को अपने अंदर लॉक करके रख सकता है। तो ये सारे तरीके सुनने में तो बड़े कमाल के लग रहे हैं, नहीं? लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और एक जबरदस्त बहस शुरू होती है। क्या ये वाकई में पृथ्वी को बचाने का हमारा सीक्रेट हथियार है, या फिर इनसे कोई नया और कहीं ज्यादा बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी और शायद सबसे डराने वाली सच्चाई ये है कि ये सारे आइडियाज़ अभी या तो सिर्फ कागज़ पर हैं या बहुत ही छोटे स्केल पर टेस्ट हुए हैं। इन्हें कभी भी पूरी पृथ्वी के लेवल पर आजमाया नहीं गया है और हम ठीक नहीं जानते कि मौसम जैसे इतने जटिल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो सवाल उठता है कि हमें इन इतने अजीब और सच कहें तो खतरनाक लगने वाले आइडियाज़ पर सोचना ही क्यों पड़ रहा है? इसकी वजह है प्रॉब्लम का साइज। ये आंकड़ा जरा देखिए। अनुमान यह है कि हमें अपने क्लाइमेट टारगेट तक पहुंचने के लिए हर साल हवा से लगभग 10 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड हटानी होगी। आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा है। जब चुनौती इतनी विशाल हो तो फिर समाधान भी तो कुछ हटकर ही सोचने पड़ेंगे ना। ये एक लाइन इस पूरी दुविधा को बहुत अच्छे से समझाती है। हम एक ऐसे सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम खुद अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, और जाहिर सी बात है किसी ऐसी चीज को बदलने में जिसे हम समझते नहीं बहुत बड़ा खतरा है। तो आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या जियो इंजीनियरिंग हमारे लिए एक ज़रूरी प्लान बी है, एक आखिरी उम्मीद जब बाकी सब रास्ते बंद हो जाएं? या फिर ये एक ऐसा खतरनाक दाव है, एक ऐसा जुआ है जिसके नतीजे हमारी कल्पना से भी ज़्यादा भयानक हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।